स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ा था ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फूड सेफ्टी। और फूड सेफ्टी में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी फूड सेफ्टी में। एक चीज़ क्या थी कि हम लोगों ने देखा था क्या कि अविषालुता ना, टॉक्सिटी देखी थी। और हमने क्या देखा था? दूसरी चीज़ें हैज़ार्ड देखा था, जिसे क्या बोलते हैं? हैज़ार्ड को खतरा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संकट या खतरा। और टॉक्सिटी को क्या बोलते हैं? अविषालुता। क्या बोलते हैं? अविषालुता। मतलब अविषालुता का मतलब क्या था कि कोई भी खाद्य पदार्थ, और क्या है कि टॉक्सिटी का मतलब हो फूड टॉक्सिटी का कि कोई भी जो भी फूड टॉक्सिटी है वो एक सीमा तक कब मनुष्य को क्या करती है कि नुकसान पहुंचाती है। क्या हमने देखा था कि एक सीमा है, ये क्या है? एक सीमा है ना। और क्या होता है? कोई भी खाद्य पदार्थ किस सीमा तक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, किस सीमा तक, यही सीमा का निर्धारण करना क्या कहलाता है? टॉक्सिटी। मतलब किस सीमा तक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो यही क्या कहलाता है? टॉक्सिटी कहलाता है। अब हैज़ार्ड की बात आएगी तो हम लोगों ने हैज़ार्ड में क्या देखा था? खतरा ना। और खतरा हम लोगों ने तीन चीज़ों से पढ़ा था। एक क्या था? भौतिक था ना, और इसको बोलते हैं फिजिकल हैज़ार्ड। क्या बोलते हैं? फिजिकल हैज़ार्ड। दूसरा क्या था कि पहला क्या था? भौतिक खतरा। और दूसरा क्या था कि रासायनिक खतरा, जिसको बोलते हैं केमिकल हैज़ार्ड। और तीसरा क्या था कि बायोलॉजिकल हैज़ार्ड यानी जैविक। तो पहला क्या था? भौतिक खतरा था। दूसरा क्या था कि रासायनिक खतरा था ना, रासायनिक। और तीसरा क्या था? बायोलॉजिकल हैज़ार्ड ना, यानी जैविक। अब हम लोगों ने ये जो खतरे पढ़े थे, भौतिक खतरे में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसा भी कोई भी खाद्य खाना बनाते समय उसमें बाल का गिर जाना, कील का गिर जाना, और लकड़ी के टुकड़े का गिर जाना, माचिस की तीली का टूट कर गिर जाना, और क्या है कि मतलब जो भी है कूड़े, कुछ भी ऐसा रेसा वगैरह है जो कि नुकसान करे, वो ऐसे पदार्थ का गिर जाना। जैसे कि आप क्लचर का टूट का गिर जाना, आप आटा गूँथ रहे हैं उसमें आपकी रिंग चली जाए, अंगूठी का गिर जाना। मतलब ये सब चीज़ें क्या है जो जाने या अनजाने में गिर जाती है। क्या गिर जाती है? जाने या अनजाने में गिर जाती है ना। लकड़ी का टुकड़ा गिर जाए, कील गिर जाए, तो ये सब की चीज़ क्या है? भौतिक हैज़ार्ड के अंतर्गत आती हैं, यानी भौतिक खतरा के अंतर्गत आती हैं। ये कोई व्यक्ति जान के नहीं करता है, यह अनजाने में गिर जाती हैं। अब रासायनिक खतरे की बात आती है। रासायनिक खतरे की कि इसमें क्या होता है? जो कलर बैन कर दिया गया हो, ऐसे कलर का यूज़ करना, या ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी कलर आप खाद्य पदार्थ में यूज़ कर रहे हैं, वह ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसे के लिए क्या कहा जाता है कि ये रासायनिक खतरा ना। रासायनिक खतरा में क्या क्या था? इसमें देखिए थे कीटनाशक अवशेष भी थे, कीटनाशक अवशेष ना। ये सब जो खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक खतरे होते हैं, कीटनाशक अवशेष थे। और क्या हम लोगों ने देखा था कि पशु चिकित्सीय अवशेष। और क्या है कि स्वीकृति खाद्य मिलावटों की अधिकता, जो स्वीकृति हो लेकिन उसकी क्या है? उसकी अधिकता हो गई हो, जो कि इसकी स्वीकृति है कि आप वो मान्य है कि आप इस चीज़ को मिला सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं मिला सकते हैं। तो क्या है? स्वीकृति खाद्य मिलावटों की अधिकता। और क्या है कि अस्वीकृति खाद्य मिलावटों की अधिकता। और क्या है कि मार्जन रसायन। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? रासायनिक खतरे के अंतर्गत। अब बात की जाए जैविक खतरे की, तो जैविक खतरे में या बायोलॉजिकल खतरे में क्या होते हैं? दो चीज़ें आती हैं। एक हमने क्या देखा था? विजुअल। क्या देखा था? विजुअल। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि नॉन विजुअल ना। तो यानी जैविक खतरे में क्या आया? दिखाई देने वाला। एक क्या है कि दिखाई देने वाला, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, और दूसरा क्या है? नहीं दिखाई देने वाला, जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या है? जो विजुअल होता है, ये विजुअल जैविक खतरे में क्या आता है कि इसमें आते हैं घुन हो गए, कृमि, मक्खी, मच्छर, ये सब जो हैं किसमें? ये सब खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ में गिर जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? विजुअल, जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। और क्या होता है
कि दूसरा ये विजुअल हो गया जिसको हम देख सकते हैं, नॉन विजुअल हो गया जिसको जो आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि यीस्ट, फफूंद, और क्या हो गया कि बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें क्या है, इसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब और क्या देखते हैं कि हम लोगों ने और क्या देखा था, फूड क्वालिटी के बारे में देखा था। फूड क्वालिटी में क्या देखा था हम लोगों ने कि ये इसका महत्वपूर्ण घटक क्या है, फूड क्वालिटी इसका महत्वपूर्ण घटक है फूड सेफ्टी। मतलब क्वालिटी मतलब उसके गुणों से है ना, फूड सेफ्टी भी क्या है, एक तरीके से गुण ही है कि वह सेफ है, वह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फूड क्वालिटी तो यही हुआ कि वह किससे, फूड सेफ्टी का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखिए, मानक भी देखे थे कि फूड क्वालिटी में जो इसको मेंटेन करने के लिए, फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए 3 प्रकार के मानक थे। कौन कौन से मानक थे, एक क्षेत्रीय है और दूसरा क्या था, 3 प्रकार के नहीं, कई प्रकार के मानक थे। क्षेत्रीय मानक और क्या कि क्षेत्रीय मानक और क्या, कंपनी मानक और क्या है कि राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब मानक हैं, मानक निर्धारित किए गए हैं ना। इनके अलग अलग मानक होते हैं। जैसे क्षेत्रीय मानक जो होते हैं ये भौगोलिक सीमा यानी जलवायु के आधार पर, ये मतलब वहाँ पर एक क्षेत्र विशेष के लिए होता है कि यहाँ पर इसको इस तरीके से इतने तक बनाना है कि जैसे कि आप अगर गर्म प्रदेश में चले जाइए तो क्या वहाँ बहुत गर्म चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मतलब हर जगह का अलग अलग तरीका होता है, उन लोगों का रहन सहन ऐसा होता है कि वहाँ पर वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्षेत्रीय मानक हो गया। बात की जाए कंपनी मानक की, तो कंपनी मानक जो होती है ये राष्ट्रीय मानक की नकल होती है। किसकी, कंपनी मानक किसकी नकल होती है, राष्ट्रीय मानक की। और कंपनी मानक जो होती है ये अपना मानक खुद निर्धारण करती है, लेकिन नकल किसकी करती है, राष्ट्रीय मानक की। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मानक की, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होती है ये जो होती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक ये पूरे देश में ये मतलब इसका मानक निर्धारित किया जाता है, हर जगहों हर देश में इसका मानक निर्धारित किया जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय मानक की, तो इसमें क्या है, FASSAI ना, FASSAI और क्या ISI, ये दोनों क्या हैं, ये राष्ट्रीय मानक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय मानक के अंतर्गत आते हैं। अब बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मानक की, तो इसमें क्या है, CAC और क्या ISO ना, ये दोनों क्या हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। और ISO क्या है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ISO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो ये राष्ट्रीय मानक कौन कौन है, FSSAI और ISI, और ये क्या है, CAC और ISO। तो ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये राष्ट्रीय मानक है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पूरा डिटेल में पढ़ा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि खाद्य परिरक्षण और खाद्य संरक्षण के बारे में, यानी फूड प्रिजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, इसको देखते हैं कि क्या खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य संरक्षण ना, फूड प्रिजर्वेशन कि जिन जिन कारणों से हमारा फूड जो है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जिन जिन कारणों से खराब होता है उनको रोक देना, उनको रोकना, खाद्य पदार्थों को बहुत अच्छे से संरक्षित करना, यही क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन। मतलब खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना, यही क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है ना, यही खाद्य संरक्षण कहलाता है। क्या है कि जिन जिन कारणों से हमारा फूड खराब हो रहा है, जिन जिन कारणों से, हमने क्या समझा कि फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य परिरक्षण क्या है कि जिन जिन पदार्थों से हमारा खाद्य पदार्थ खराब हो रहा है उन कारणों को रोकना फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है, यानी खाद्य परिरक्षण कहलाता है, यानी खाद्य संरक्षण कहलाता है। क्या कि जिन जिन कारणों से हमारा
फूड यानी खाद्य पदार्थ खराब हो रहा है, जिन जिन कारणों से हमारा फूड खराब हो रहा है उन्हीं को रोकना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे संकट हमारे खाद्य को खराब करते हैं ना, जैसे कि क्या होते हैं कि बहुत सारे संकट और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संकट क्या होते हैं, हैजार्ड क्या होते हैं। हम लोगों ने 3 पढ़ा था ना, भौतिक संकट, रासायनिक संकट और जैविक संकट। तीनों संकट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और जो जैविक संकट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक दिखाई देने वाले होते हैं, दूसरा क्या होता है, न दिखाई देने वाले होते हैं। तो ये कि जैसे कि बहुत सारे संकट हमारे फूड को खराब करते हैं, हमारे फूड को खराब करते हैं। बहुत सारे संकट हमारे फूड को खराब करते हैं, जिसमें कौन कौन से संकट हैं? जिसमें क्या है कि भौतिक है ना, और क्या था, रासायनिक था, और क्या है कि जैविक है। भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये संकट क्या करते हैं? ये सब संकट हैं। मतलब ये सब क्या करते हैं कि हमारे फूड को खराब करते हैं। इन्हीं संकटों को रोकना फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य संरक्षण कहलाता है। तो इतना हम लोगों ने समझा। अर्थात अगर और बात की जाए, अर्थात मतलब अगर आप कहना चाहें तो क्या ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो संकट होते हैं, जो हमारे भोज्य पदार्थ को, जो हमारे खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं, वो उन संकटों को रोकना फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य संरक्षण कहलाता है ना। ये भी तो कह सकता है, ये भी कह सकते हैं कि उसकी लाइफ को बढ़ाना ना, उसका मतलब वो जल्दी ख़राब ना हो, उसको बढ़ाना, ये भी क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो क्या देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन में और क्या देखते हैं कि भोजन में क्या हो जाती है कि भोजन में आर्द्रता अगर ज़्यादा होती है। ये खराब क्यों होते हैं कि जब भोजन में आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, तो इसके खराब होने के कारण क्या है कि भोजन में आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण, तो भोजन में आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। भोजन में पीएच मान कंट्रोल ना होने के कारण, तो भोजन में अगर पीएच मान जो होते हैं ये कंट्रोल नहीं होते हैं तो भी क्या होते हैं? भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। और बात की जाए कि और किस वजह से खराब होते हैं कि भोजन में एंजाइमिक अभिक्रिया तेजी से हो रही हो, तो भोजन में अगर एंजाइमिक अभिक्रिया तेजी से हो रही हो तब भी फूड खराब हो जाते हैं। और किस वजह से खराब हो सकते हैं कि अर्थात जो होते हैं कि इन सब की वजह से होते हैं, अर्थात भोजन के खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। भोजन के खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। और अगर बात की जाए तो देखिए ये भी कहा जा सकता है कि भोजन के खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। इन्हीं कारणों को रोकना क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण कहलाता है। तो अर्थात भोजन के खराब होने के कई सारे कारण होते हैं, इन्हीं कारणों को रोकना
कारणों को रोकना खाद्य परिरक्षण कहलाता है ना। और खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ये भी क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। क्या, खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। देखिए हम लोगों ने मतलब खाद्य परिरक्षण के बारे में यही समझा। खाद्य परिरक्षण, खाद्य को भोज्य पदार्थ खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। वह जो हैजार्ड वगैरह होते हैं ना, हमने खतरे के बारे में, संकट के बारे में पढ़ा। इन सब की वजह से क्या है कि भोज्य पदार्थ वो खराब हो जाते हैं ना, वो हमारे शरीर को क्या करेंगे, नुकसान ही तो पहुँचाएंगे। अगर कील गिर जाए और भी मतलब रासायनिक जो भी अगर मतलब जो कलर बैन हुआ है या कोई जो कलर पड़ता है वो अधिक ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो इन सब चीज़ों को क्या है कि मतलब सही तरीके से भोज्य पदार्थ को मतलब सही तरीके से उसका निर्धारण करना कि ये किस तरीके से सही हो और ज़्यादा लंबे समय तक चल सके, वह खराब ना हो जल्दी, तो वही खाद्य परिरक्षण के अंतर्गत आता है। और इसके खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। देखिए आर्द्रता, जैसा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा है, इसको हम लोग जानते भी हैं, आप लोग घर में भी जानते होंगे कि जब भी अचार वगैरह बनता है, भी देखिए चिप्स वगैरह आप होली में जब तैयारी करेंगे तो जब चिप्स पापड़ बनाएंगे तो उसको सोचेंगे कि बहुत अच्छे से सूख जाए ना। अगर वो नहीं सूखेगा तो अगर उसमें नमी बनी रहेगी तो क्या वो उसको आप इतने सालों तक आप स्टोर करके रख पाएंगे? नहीं। तो ये क्या है, आर्द्रता। अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा। पीएच मान कंट्रोल न होने के कारण, और क्या है, भोजन में एंजाइमिक अभिक्रिया तेजी से हो रही हो, अर्थात भोजन के खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। इन्हीं कारणों को रोकना क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। और देखते हैं कि अब इसके महत्व को देखते हैं। महत्व मतलब अगर आप खाद्य परिरक्षण कर रहे हैं तो इसका महत्व क्या है ना। अगर आप खाद्य परिरक्षण कर रहे हैं तो इसका महत्व क्या है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है कि इससे खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है ना। खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि इससे खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को क्या कर सकते हैं कि बढ़ा सकते हैं। मौसम वाले फलों एवं सब्जियों को, जो मौसमी फल होते हैं, मौसमी फलों एवं सब्जियों को प्रिजर्व करके सुरक्षित कर सकते हैं। प्रिजर्व करके सुरक्षित कर सकते हैं। और बात की जाए कि मौसमी फलों एवं सब्जियों को प्रिजर्व करके सुरक्षित कर सकते हैं। अब बात की जाए तीसरे नंबर की कि जैसे कि अगर आप इसमें ही एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि आप इस समय देखिए हरी मटर का समय है, तो जब आप मटर देखिए कि आप क्या इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। आप चाहे जब गर्मी में भी आप चाहेंगे तो आपको मटर मिलेगी ना, तो उसको आप प्रिजर्व करके सुरक्षित कर सकते हैं। और क्या देखते हैं कि इससे क्या होगा कि इससे आप मतलब जब ये मौसम नहीं रहेगा तब भी आप खा पाएंगे ना। जब आपका मौसम ये ख़त्म हो जाएगा, बिना मौसम के भी ये आपको मिल सकते हैं। जब आपका मौसम ये सीज़न चला जाएगा उसके बाद भी आप इसको पा सकते हैं। और क्या होगा, इससे धन की बचत होगी, धन की बचत होगी ना। तो इससे धन की बचत कैसे होगी, अब इसको देखते हैं कि देखिए अगर आप फूड प्रिजर्व कर रहे हैं ना, आप अच्छे से खाद्य संरक्षण कर रहे हैं, तो जब जल्दी जल्दी खाना नहीं खराब होगा
ना, आप उसको सही से कर रहे हैं। खाना जब भोज्य पदार्थ जो खराब नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, इससे धन की ही बचत होगी। अगर बार बार आप उसको सही तरीके से नहीं स्टोर किए हैं और वह खराब हो जाएगा, उसमें नमी रह जाएगी और आप खराब हो जाएगा तो आपका मेहनत बर्बाद जाएगा ना, मेहनत भी बर्बाद जाएगा, समय भी बर्बाद जाएगा और प्लस इसमें धन भी बर्बाद जाएगा। तीनों चीज़ें बर्बाद जाएंगी ना, तीनों चीज़ें बर्बाद जाएंगी। आप देखिए, अगर आप इस टाइम अगर पापड़ वगैरह बना रहे हैं, आप ये देखिए कि जैसे कि आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, कोई अनाज वगैरह, अगर उसमें हल्का सा जैसे पानी वगैरह से मतलब कुछ नमी रह गई और वो ख़राब हो गया तो आपकी मेहनत भी बर्बाद जाएगी। क्या वो बिना मेहनत के वो थोड़ी ना अनाज हो गया है ना, और आपका क्या है कि समय भी बर्बाद जाएगा और आपका श्रम भी बर्बाद जाएगा और क्या क्या जाएगा कि धन भी बर्बाद चला जाएगा। कितना पैसे इसमें जितने लगे होंगे सब खराब चला जाएगा। तो धन की इससे क्या होगी, बचत होगी। और क्या होगा कि आहार में विविधता लाना, आहार में विविधता लाना, जैसे कि आहार में विविधता लाना कि जैसे कि आप आलू के जैसे खाद्य संरक्षण क्या होगा कि आप आलू की कई सारी डिशें बना सकते हैं ना। और क्या होगा कि आप व्यापार में वृद्धि, इससे क्या होगा, इससे व्यापार में वृद्धि होगी ना। व्यापार में क्या होगा कि वृद्धि होगी। आप देखिए, आप इसको मतलब आप एक ही चीज़ के आलू से कई सारी डिशें बना सकते हैं, कई सारे मतलब ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, कई प्रकार की नमकीन बना सकते हैं, कई प्रकार के पापड़ बना सकते हैं। क्या ये बताइए, क्या सबका टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं, अलग अलग होता है ना। तो आपका व्यापार में वृद्धि होगी। और क्या होगा कि आहार में विविधता, मतलब आहार में भी विविधता आएगी। और क्या, अब देखते हैं कि खाद्य संरक्षित करने की तकनीकी, खाद्य संरक्षित करने की तकनीकी। अब खाद्य संरक्षित करने की तकनीक में देखते हैं, यह दो प्रकार की होती है। एक होती है गैर रासायनिक विधि, जिसे सामान्य विधि भी कहते हैं। दूसरी होती है रासायनिक विधि। कौन कौन सी होती है? गैर रासायनिक विधि, गैर रासायनिक विधि, इसे क्या बोलते हैं? सामान्य विधि। और इसे दूसरा क्या है? रासायनिक विधि। अब गैर रासायनिक विधि क्या होती है कि ये देखते हैं, जैसे कि ये गैर रासायनिक विधि है, यानी ये रासायनिक नहीं है, ये सामान्य विधि है। ये कैसी विधि है? ये सामान्य विधि है। कौन कौन सी विधि है? कौन कौन सी? एक ठंडी विधि है ना, और दूसरी क्या है? पहली ठंडी विधि और दूसरी ताप विधि। क्या है कि ताप विधि, ठंडी विधि, ताप विधि। और रासायनिक विधि क्या है कि रासायनिक विधि, इसमें रसायनों का उपयोग होता है। इसमें रसायनों का उपयोग होता है ना। और क्या होता है? इसमें रसायनों का उपयोग होता है, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और दूसरा क्या है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। तो इसमें दो विधि हमने देखी, खाद्य संरक्षित करने की दो विधि हैं। कौन कौन सी? एक गैर रासायनिक विधि होती है, दूसरी रासायनिक विधि होती है। जो गैर रासायनिक विधि होती है उसे सामान्य विधि के नाम से भी जानते हैं। और उसमें क्या होती है? ताप विधि, ठंडी विधि। और कौन सी विधि होती है? निर्जलीकरण विधि, निर्जलीकरण विधि। और कौन सी विधि होती है? परंपरागत विधि, परंपरागत विधि ना। अब परंपरागत विधि की बात करें, देखिए इसमें तो परंपरागत विधि में क्या था कि पहले देखिए, परंपरागत जो बहुत पुरानी विधि थी उसमें फूड प्रिजर्व करने के लिए क्या करते थे
नमक का, चीनी का ना, नमक, चीनी, सिरका, मसाले, तेल, इस चीज़ का यूज़ करते थे ना। अभी आप अचार बनाते हैं तो देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें तेल वगैरह बहुत ज़्यादा लगा के, मतलब तेल, नमक ये सब डाल के रख दिया जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं ना। तो ये परंपरागत विधि हो गई। कौन कौन सी? ठंडी विधि, ताप विधि, निर्जलीकरण विधि, परंपरागत विधि। और क्या होता है? विकिरण विधि। विकिरण विधि ना। और तो ये विकिरण विधि हो गई। कौन कौन सी हमने देखी? हमने कौन कौन सी देखी? तो हमने क्या क्या देखा रासायनिक विधि में? इसमें रसायनों का उपयोग होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक एसिड, और क्या एक होता है, एक बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो इतनी प्रकार के हमने देखी। एक बार फिर से सुनिए, खाद्य संरक्षित क्या होता है कि उसमें उसकी खाद्य संरक्षित मतलब भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाना और वो काफ़ी लंबे समय तक चले, यही क्या कहलाता है? खाद्य संरक्षित कहलाता है। खाद्य संरक्षित जो होते हैं इसमें किस वजह से खराब होते हैं? जैसे इसमें संकट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हज़ार्ड वगैरह, तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। इन सब संकटों से बचाना खाद्य पदार्थ को, तो वही क्या कहलाता है? खाद्य संरक्षित कहलाता है। कि जिससे उसका मतलब खाद्य संरक्षित क्या होता है कि भोज्य पदार्थों के सेल्फ लाइफ को उसके बढ़ाया जा सके ना, उसको जीवन काल है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे वो ज़्यादा दिन तक चले, उसको खराब होने से बचाया जा सके, यही क्या कहलाता है कि खाद्य संरक्षित कहलाता है, खाद्य संरक्षण कहलाता है। और ये खाद्य संरक्षण करने का हम लोगों ने महत्व के बारे में देखा था। तो महत्व क्या है कि इससे ये काफ़ी दिन तक मतलब जो भी आप मतलब फूड प्रिजर्व करेंगे वो काफ़ी समय तक चलेगा। जब आपके मौसम में वो चीज़ें, जो मौसमी चीज़ें हैं, आपको बिना मौसम के वो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं ना। और क्या होता है, जैसे कि आप देखिए आम वगैरह, जब उसका आप अमावट बना लेंगे तो आप जब चाहेंगे तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आम की कई फ्लेवर की कई चीज़ें आती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो यही क्या है कि आप देखिए आम का अचार ये क्या है कि इसीलिए तो बनाया था कि जिस टाइम समय नहीं रहेगा आप उसको खाएंगे तो आपको कुछ टेस्ट उसका मिलेगा कि ये आम के समय का है। तो देखिए अब आप काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें होने लगी हैं कि जब आपके मौसम में नहीं रहेंगी तो भी, जैसे कि हरी मटर का समय, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि, और इससे क्या होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपके धन की बचत होगी, समय की बचत होगी, मतलब ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमने क्या देखा, खाद्य संरक्षित कुछ तकनीक के बारे में देखा कि 2 प्रकार की होती है। एक गैर सरकारी विधि होती है जिसे सामान्य विधि कहते हैं, दूसरी होती है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में इसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, और साइट्रिक एसिड हो गया, और बेंजोइक एसिड हो गया। अब बात करते हैं ये सामान्य विधि की। इसमें ठंडी विधि हो गई, ताप विधि हो गई, निर्जलीकरण विधि हो गई, और क्या परंपरागत विधि हो गई, और विकिरण विधि हो गई। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि पहले ये देखते हैं कि विकिरण विधि के बारे में। ये विकिरण विधि क्या है? देखिए परंपरागत में हमने क्या देखा कि इसमें क्या करते थे, इसमें नमक, चीनी, ये सब चीज़ें का यूज़ फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब बात की गई परंपरागत विधि में, तो ये 50 कितने 5 अंश, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि पहले ये विकिरण विधि, ये हम बाद में देखते हैं क्योंकि विकिरण विधि में कई होते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक एक करके क्या हम लोग देखेंगे कि गैर रासायनिक विधि। क्या देखेंगे? गैर रासायनिक विधि। गैर रासायनिक विधि, अब इसके बारे में देखते हैं। गैर रासायनिक विधि क्या है कि जो गैर रासायनिक विधि है ये कितनी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कितना 5 अंश सेंटीग्रेड। पहले देखिए गैर रासायनिक विधि, पहले देखिए इसमें हम लोग अगर मतलब बात की जाए तो कब जो है फूड आइटम जो है वो ख़राब हो जाते हैं, कब? जब 5 अंश सेंटीग्रेड से 60 अंश सेंटीग्रेड के बीच में हो तो क्या होते हैं कि फूड आइटम जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कब? जब 5 अंश सेंटीग्रेड से 60 अंश सेंटीग्रेड पर फूड आइटम क्या होते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं। अब बात की जाए गैर रासायनिक विधि में, तो इसमें हम लोगों ने कितने प्रकार की विधि पढ़ी है। अब देखिए अगर 5 अंश सेंटीग्रेड की बात की जाए, अगर तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 अंश मतलब
कि ठंडे की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे वो पीछे की तरफ जाएगा 4 अंश 1 अंश, तो ये क्या होगा 5 इसमें, तो ये क्या होगा, ये ठंडे की तरफ जाएगा। जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेगा तो ये जान लीजिए तापमान जो है वो गर्म होता जाएगा, इधर की तरफ बढ़ेगा तो तापमान जो है वो ठंडा होता जाएगा। अब ये देखिए गैर रासायनिक विधि क्या होती है। तो गैर रासायनिक विधि क्या होती है, ये इसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा है, क्या हम लोगों को पढ़ना है ठंडी विधि। ठंडी विधि, अब ठंडी विधि में क्या करेंगे, ठंडी विधि में इसके अंतर्गत कितने प्रकार की विधियाँ आती हैं, 4 प्रकार की। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की विधियाँ आती हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की विधियाँ आती हैं। कौन कौन सी, पहली है क्या, रेफ्रिजरेटर, और दूसरी है क्या, फ्रोज़न। तीसरी क्या है, कोल्ड स्टोरेज, और चौथी क्या है कि चिल स्टोर। क्या है, चिल स्टोर। और चिल स्टोर को और क्या बोलते हैं, चिल स्टोर को बोलते हैं द्रुत शीत। क्या बोलते हैं, द्रुत शीत। तो अगर बात की जाए, देखिए ये दोनों कैसी विधि हैं, कोल्ड स्टोरेज और कौन सी कि चिल स्टोरेज ना। कोल्ड स्टोरेज और चिल स्टोर, ये दोनों कैसी विधि नहीं, ये दोनों व्यापारिक स्तर पे, ये दोनों कैसी, व्यापार के स्तर पर यूज़ की जाती हैं, व्यापार स्तर पर यूज होती हैं। कौन कौन सी कि कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोर। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या, रेफ्रिजरेटर के बारे में देखते हैं। यहीं पर देख लीजिए कि चिल स्टोर, इसको क्या बोलते हैं, द्रुत शीत ना। रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो इसमें कितना होता है कि 32 से कितना 48 अंश फ़ारेनहाइट पर ना, अंश फ़ारेनहाइट तक होता है ये रेफ्रिजरेटर। कब कितने पे स्टोर किया जाता है वो बता को कि 32 से 48 अंश फ़ारेनहाइट पर। बात की जाए फ्रोज़न की, तो फ्रोज़न जो है वो 0 से 40 अंश फ़ारेनहाइट तक। और कोल्ड स्टोरेज की बात की जाए तो 0 से 30 अंश फ़ारेनहाइट पर होता है। और दूषित की बात की जाए तो ये भी 32 से 45 अंश फ़ारेनहाइट पर होता है। तो इतना हम लोगों ने देखा कि ठंडी विधि के अंतर्गत ये 4 प्रकार की आती हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रोज़न, कोल्ड स्टोरेज, चिल। इन सब का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 32 से 48 अंश फ़ारेनहाइट तक रेफ्रिजरेटर, फ्रोज़न 40 अंश फ़ारेनहाइट तक, और कोल्ड स्टोरेज 0 से 30 अंश फ़ारेनहाइट पर होता है, और चिल स्टोरेज इसके दूषित बोलते हैं 32 से 45 अंश फ़ारेनहाइट तक होता है। अब आगे क्या देखते हैं कि ताप विधि। ये क्या था, ठंडी विधि। अब ताप विधि के बारे में देखते हैं। ताप विधि कितनी होती है, ताप विधि कितनी होती है, ये भी 3 होती है। अब ये कौन कौन सी होती है ताप विधि में कि स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ब्लांचिंग। पहला स्टेरिलाइजेशन और पास्चुराइजेशन, और तीसरा क्या है, ब्लांचिंग ना। 3 विधि ताप विधि के अंतर्गत आती हैं। ठंडी विधि के अंतर्गत 4 विधि थी। तो ताप विधि में स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ब्लांचिंग। अब इसको देखते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। ये डिब्बा बंद विधि होती है। कैसी विधि होती है, डिब्बा बंद विधि। इसे कैनिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इसे किसे, इसे कैनिंग मेथड के नाम से जानते हैं। और ये डिब्बा बंद विधि होती है, डिब्बा बंद विधि होती है ना। ये डिब्बा बंद विधि होती है और इसे कैनिंग मेथड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कैनिंग मेथड के नाम से जानते हैं। और अगर बात की जाए तो डिब्बा बंद के इसके पिता कौन हैं, इसके पिता कौन है, निकोलस एपर्ट, जो कि हम लोग जानते हैं। इसके डिब्बा बंद
के पिता निकोलस एपर्ट ना, और इन्होंने कब की थी खोज? इन्होंने कब खोज की थी? 1810 में। कब? 1810 में खोज की थी। कब की थी? 1810 में। तो ये स्टेरिलाइजेशन हो गया, इसे कैनिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ये डिब्बाबंद विधि है और डिब्बाबंद के पिता कौन है? निकोलस एपर्ट। कौन है? निकोलस एपर्ट। अब बात की जाए दूसरी, कौन? पास्चुराइजेशन ना। तो देखिए पहले इसमें देखते हैं कि, और इसमें देखते हैं कि ये डिब्बाबंद ये विधि, इसमें इसके पिता कौन है? 1810। इसमें क्या करते हैं? इसमें 121 अंश सेंटीग्रेड से पर 121 अंश सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं? ताप पर 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए फूड आइटम को गर्म करते हैं। आइटम को गर्म करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है? व्यापार में इसका यूज़ होता है। व्यापार में इसका यूज़ होता है ना। तो व्यापार में इसका यूज़ होता है, इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ये कैनिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। और इसके पिता कौन हैं? कि निकोलस एपर्ट हैं, जिन्होंने कब इसकी खोज की थी? इस विधि की कब खोज की थी? 1810 में की थी। और इसमें 121 अंश सेंटीग्रेड पर ताप पर कब कितने मिनट के लिए गर्म करते हैं? 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं। और ये इसका यूज़ व्यापार में होता है। अब आगे देखते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ना, ये क्या होता है कि ये 1864 में इसको कौन खोजा था? 1864 में लुई पास्चर ने विकसित किया। कब? ये 1864 में इसको लुई पास्चर ने विकसित किया। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। कौन कौन सी? HTST और क्या है कि LTHT। क्या है कि HTST ना। तो ये क्या है कि HTST मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? कम समय के लिए उच्च ताप पर गर्म करते हैं। इसमें कम समय के लिए उच्च ताप पर, इसका फुल फॉर्म क्या है HTST का? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो इसमें कम समय के लिए क्या करते हैं? उच्च ताप पर, यहाँ पर लिख देते हैं कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ना। और ये क्या है? लो टेम्परेचर और हाई टाइम ना। तो इसमें क्या है कि इसमें देखते हैं, इसमें कम समय के लिए उच्च ताप पर क्या करते हैं? उच्च ताप पर गर्म करते हैं। यह कब? यह 100 डिग्री सेल्सियस, यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करते हैं। ताप पर गर्म करते हैं। अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो कितने? 72 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में पास्चुराइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
कौन कौन से, HT ST और LT HT। तो 2 हो गए। इसमें कम समय के लिए उच्च ताप पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म किया जाएगा। अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, 72 डिग्री सेल्सियस। और कितने मिनट के लिए, तो मात्र 15 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए, मात्र 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए ये गर्म करते हैं। अब बात की जाए LT HT की, तो ये क्या होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे होल्डर मेथड कहते हैं। होल्डर मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें 62 डिग्री इसमें क्या करते हैं, 62.8 डिग्री सेल्सियस, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, पर 30 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए खाद्य पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं ना। तो ये हो गया कि पास्चुराइजेशन हो गया। अब बात करते हैं ब्लांचिंग मेथड की। ब्लांचिंग मेथड में क्या करते हैं, ये ऐसा तरीका है जिसमें फूड आइटम को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, फूड आइटम को संरक्षित करते हैं। इसमें क्या किया जाता है ब्लांचिंग मेथड में कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर 2 से 3 मिनट तक फलों और सब्जियों को डालकर उसमें से निकाल ले जाते हैं। ये ब्लांचिंग मेथड कहलाता है। ब्लांचिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं कि ये ऐसा तरीका है जिसमें फूड आइटम को, ये ऐसा तरीका है जिसमें फूड आइटम को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, फूड आइटम को संरक्षित करते हैं। क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर 2 से 3 मिनट तक फलों और सब्जियों को डालकर निकाल लेते हैं, फलों और सब्जियों को डालकर निकाल लेते हैं। ये ब्लांचिंग मेथड हो गया। तो हम लोगों ने इसमें 3 देखे ना। अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब आगे क्या देखेंगे, निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण में क्या होता है, इसमें सुखाना होता है ना। निर्जलीकरण में सुखाना, निर्जलीकरण ये कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से, पहली क्या होती है कि प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक निर्जलीकरण होती है। दूसरी क्या होती है, धूप। तो प्राकृतिक में क्या होता है, इसमें अनाज जो होते हैं वह स्वतः सूख जाते हैं। प्राकृतिक में क्या होते हैं कि अनाज जो होते हैं वह स्वतः सूख जाते हैं और इसे धूप में सुखाया जाता है। अगर बात की जाए जैसे अनाज जो होते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, मटर, ये सब क्या होते हैं, ये खुद से स्वतः सूख जाते हैं, इन्हें सुखाया नहीं जाता है। तो ये प्राकृतिक हो गया। अब बात की जाए धूप की, तो धूप में आप पापड़ बनाएंगे, आप कोई चीज़ें, आप अचार बनाएंगे, बरी बनाएंगे, क्या इसमें अनाज हो गए ना, अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, दालें, चाहे जो भी आप अनाज, सरसों, कुछ भी लिख लीजिए। अब बात की जाए कि धूप की, तो धूप में क्या है कि जैसे कि पापड़, चिप्स, बरी ना, बड़ियाँ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि इन्हें धूप में सुखाया जाता है। अब देखेंगे कि नमक, चीनी द्वारा जो हम लोग देखते हैं, पहले इसको देखेंगे कि इसको सुखाया जाता है।
अब नमक, चीनी, मसाले, तेल, इन सब के द्वारा क्या करते हैं कि इन सब के द्वारा भी फूड को प्रिजर्व करते हैं। नमक, चीनी, मसाले, तेल, सिरका, इन सब के द्वारा खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। और किसकी बात करेंगे कि अगर बात की जाए, देखिए इसमें चीनी की, तो चीनी कितने होते हैं? चीनी कई प्रकार की होती हैं। तो पहले देखिए हम लोगों ने निर्जलीकरण के बारे में बात की, ये दो प्रकार की होती है। एक हम लोगों ने क्या देखा कि पहला हम लोगों ने देखा प्राकृतिक तरीके से सुखाना, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? धूप में सुखाना। तो जो अनाज वगैरह होते हैं इन्हें धूप में सुखाया नहीं जाता, ये असुता ही धूप में ये सूख जाते हैं। लेकिन धूप में सुखाना, आप पापड़ बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे और बरियाँ वगैरह बनाएंगे, तो ये सब चीज़ को क्या होता है? सुखाया जाता है। धूप में नहीं डालेंगे तो क्या होगा? ये खराब हो जाएंगे। अब बात की जाए और भी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए नमक, चीनी, तेल, मसाले, इन सब का भी आप देखिए अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें नमक, चीनी, नमक डालकर रख देते हैं। आप मुरब्बा बनाते हैं तो चीनी की वजह से उसको प्रिजर्व किया जाता है। अब चीनी जो होती है ये कई प्रकार की होती हैं। चीनी के बारे में देखते हैं कौन सी होती है। एक कृत्रिम शर्करा होती है ना, पहला कृत्रिम शर्करा, कृत्रिम शर्करा ना, और दूसरा क्या हो गया कि एस्पार्टम। ये चीनी से कितना? ये चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो देखिए कृत्रिम शर्करा हो गई, चीनी कई प्रकार की होती है, कृत्रिम शर्करा, दूसरा एस्पार्टम जो कि चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अब तीसरे की बात की जाए तो तीसरा क्या होता है? सैक्रिन, जो कि सैक्रिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो सैक्रिन जो होता है वह चीनी से कितना? 400 गुना मीठा होता है, ज़्यादा 400 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो सैक्रिन चीनी से 400 गुना, एस्पार्टम चीनी से 200 गुना, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम शर्करा होते हैं। कौन शर्करा है? कृत्रिम शर्करा है। और सैक्रिन हो गई। अब क्या हो गया? नियोटेम। क्या? नियोटेम ना। तो नियोटेम जो होती है ये भी कृत्रिम शुगर होती है। अगर चीनी नहीं यूज़ करते हैं तो उसमें नियोटेम का यूज़ किया जाता है। तो कृत्रिम शर्करा में हम लोगों ने एस्पार्टम देखा, सैक्रिन देखा, नियोटेम देखा। कई प्रकार के कृत्रिम शर्करा होते हैं। जब आप चीनी का यूज़ नहीं करते तो उसमें चीनी का यूज़ किया जाता है। अब एक एक करके देखते हैं कि जो नियोटेम के बारे में हमने क्या देखा कि अगर आप चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप कृत्रिम शर्करा में नियोटेम का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं एस्पार्टम। एस्पार्टम ये क्या है? एस्पार्टम जो है ये गैर कार्बोज है। क्या है? ये गैर कार्बोज है। ये तो एस्पार्टम क्या है? ये गैर कार्बोज है। और ये क्या है? ये गैर कार्बोज है। ये क्या है? ये प्रोटीन है। क्या है? ये गैर कार्बोज है और ये प्रोटीन है ना। ये डाईपेप्टाइड प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन? अगर प्रोटीन की बात की जाए तो ये डाईपेप्टाइड प्रोटीन है। तो एस्पार्टम कृत्रिम शर्करा है, ये गैर कार्बोज है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ये डाईपेप्टाइड प्रोटीन है। अगर डाईपेप्टाइड प्रोटीन की बात की जाए तो ये फिनाइल एलिनिन, ये किससे? फिनाइल एलिनिन, ये फिनाइल एलिनिन और एस्पार्टिक एसिड इन दो प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना है। इन दो प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर
बना है। तो किससे किससे, एक फिनाइल एलिनिन और दूसरा एस्पार्टिक एसिड, इन दो प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना है। तो एस्पार्टम क्या है, ये एक गैर कार्बोज है, ये प्रोटीन है और ये भी डाइपेप्टाइड प्रोटीन है। ये दो प्रकार के प्रोटीन से, दो प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना है। या जैसे कि ये फिनाइल एलिनिन और एस्पार्टिक एसिड इन दो प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना है। और बात की जाए तो ये किससे, चीनी से यानी सुक्रोज से 200 गुना ज़्यादा मीठा है ना। तो ये चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा है। अब बात करते हैं सैक्रीन की। सैक्रीन जो है ये क्या है, ये चीनी से कितना मीठा है, 400 गुना। ये चीनी से 400 गुना ज़्यादा मीठा है, चीनी से 400 गुना ज़्यादा मीठा है। और इसका क्या है, इसका नाम और क्या है, इसका नाम E954 है ना, इसे E954 भी कहते हैं। सैक्रीन जो है ये चीनी से 400 गुना ज़्यादा मीठा है। और बात करते हैं क्या इसके बारे में कि यह सैक्रीन सोडियम या सैक्रीन कैल्शियम के रूप में होता है, और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ किस में करते हैं कि कैंडी, चॉकलेट, केक, इन सब में इसका यूज़ होता है। कैंडी, चॉकलेट, केक, इन सब में इसका यूज़ होता है। तो हमने एस्पार्टम देखा जो कि सुक्रोज का 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ये गैर कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, डाइपेप्टाइड प्रोटीन है, दो प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और सैक्रीन में देखा तो ये 400 गुना ज़्यादा चीनी से मीठा होता है। अब बात करते हैं कि हमने ये दो प्रकार के कृत्रिम शुगर देखे ना। अब आगे देखते हैं विकिरण द्वारा। क्या देखेंगे कि विकिरण द्वारा, विकिरण क्या है कि किरणों का यूज़ करके फूड आइटम को संरक्षित किया जाता है। क्या करते हैं, किरणों का यूज़ करके फूड आइटम को संरक्षित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें किरणों का यूज़ करके क्या करते हैं, फूड आइटम को संरक्षित करते हैं। अब ये किरणें देखते हैं कि जैसे कि इसमें कौन कौन सी किरणें हो गई, यूवी किरणें हो गई। कौन सी, यूवी किरणें हो गई, यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट, और एक्स रेसेज हो गई ना। और क्या हो गई कि बीटा रेसेज, अल्फ़ा रेसेज हो गई और बीटा रेसेज हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब किरणें हैं। कौन कौन सी, यूवी और अल्फ़ा और बीटा। अब आगे देखते हैं, ये विकिरण द्वारा हो गया। अब रासायनिक विधि, ये सब क्या थी, गैर रासायनिक थी ना। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि में हम लोग क्या देखेंगे कि जो रासायनिक विधि होती है इसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है, इसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है। कई रसायनों का यूज़ करके फूड आइटम को क्या करते हैं, खराब होने से बचाते हैं। रासायनिक विधि के अंतर्गत कई आइटम का यूज़ करके रासायनिक मतलब क्या करते हैं कि कई आइटम का यूज़ करके खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। रासायनिक विधि में देखते हैं कि परिरक्षकों के नाम एक तरफ लिखिए, परिरक्षकों
के नाम, दूसरी तरफ गुण और तीसरी तरफ उपयोग। अब बात करते हैं कि पहला साइट्रिक एसिड क्या है कि साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड। अब बात करते हैं साइट्रिक एसिड की। इसमें गुण में क्या है कि ये क्या करता है, खटास को पैदा करता है, खटास को पैदा करता है। तो साइट्रिक एसिड क्या करता है, खटास को पैदा करता है। अब बात की जाए दूसरी तरफ, दूसरा कि खटास को पैदा करता है, चीनी को साफ करता है। साइट्रिक एसिड चीनी को क्या करता है, साफ करता है, साफ करता है। और क्या करता है कि चीनी में दाने पड़ने से चीनी में दाने नहीं पड़ने देता या चीनी में दाने पड़ने से रोकता है, चीनी में दाने ना पड़ने देना। तो ये क्या हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया। तो साइट्रिक एसिड में ये खटास पैदा करता है और क्या करता है कि चीनी को साफ करता है, चीनी में दाने नहीं पड़ने देता। अब उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग किस में करते हैं, जैम, जेली, मुरब्बा और क्या कि स्क्वैश, जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, इन सब के में किसका, साइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। अब बात करते हैं किसकी, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो हो गया, इसमें क्या होता है, ये भी खटास पैदा करता है। क्या करता है, खटास पैदा करता है। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल ये भी क्या करता है, खटास पैदा करता है। और बात करें तो ये भी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना। और क्या इसका गुण होता है, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना। अब उपयोग की बात की जाए तो कृत्रिम सिरका बनाने में इसका यूज़ होता है। किसमें, कृत्रिम सिरका बनाने में, सिरका बनाने में यूज़। और बात की जाए किसकी, अचार, चटनी, सॉस तैयार करने में, अचार, चटनी, सॉस तैयार करने में ना। तो ये क्या हो गया कि परिरक्षकों के नाम दो हमने देखा, साइट्रिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अब तीसरा क्या है, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है क्या, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। अब ये क्या करता है, सोडियम बेंजोएट जो होता है ये गहरे रंग के खाद्य पदार्थों में यूज़ होता है। कौन से, जो गहरे रंग के खाद्य पदार्थ होते हैं, गहरे रंग के खाद्य पदार्थों में यूज़ होता है। कौन, सोडियम बेंजोएट जो होता है गहरे रंग के खाद्य पदार्थों में यूज़ होता है। और इधर देखें तो ये किसके लिए उपयोग होता है, ये जैम, जेली, सॉस, स्क्वैश, जैम, जेली, सॉस, स्क्वैश, जैम, जेली, सॉस, स्क्वैश तैयार करने में। और अब देखते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, चौथे नंबर पे पोटेशियम
सल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है यह किसके लिए होता है? हल्के रंगीन। ये सोडियम बेंजोएट जो था ये गहरे रंग के खाद्य पदार्थों में यूज होता था, लेकिन अगर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की बात की जाए तो ये हल्के रंगीन खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। ना हल्के रंगीन खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना, और किसके लिए? स्क्वैश तैयार करने में, स्क्वैश तैयार करने में। अब देखते हैं क्या? पैक्टिन पाउडर। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि साइट्रिक एसिड देखा, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल देखा, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अब 5वें नंबर पे क्या है कि पैक्टिन पाउडर। पैक्टिन पाउडर जो होता है ये फलों में उपस्थित गोंद के प्रकार का कार्बोज। ये क्या है? गोंद के प्रकार का कार्बोज है। पैक्टिन पाउडर क्या है? ये एक प्रकार के फलों में जो पैक्टिन कहाँ कि पैक्टिन जो होता है ये फलों में उपस्थित गोंद के प्रकार का कार्बोज है ना। और क्या होता है कि पानी में ये घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। तो ये फलों में उपस्थित गोंद के प्रकार का कार्बोज होता है, पानी में घुलनशील होता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग जो होता है जैम, जेली आदि को जमाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसको? जैम, जेली, इन सबको जमाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो जैम जेली को जमाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल में। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये क्या होता है? ये खाद्य पदार्थ में डालने के बाद ये विखंडित होकर किसमें बदलता है? जब इसे खाद्य पदार्थ में डालते हैं तो यह विखंडित होकर किसमें टूटता है? सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करने का काम करता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करने का काम करता है। ना, तो यही खाद्य पदार्थ को सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व कर, मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या करता है कि जब इसे खाद्य पदार्थ में डाला जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और यही सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करने का काम करता है। देखिए ये कैसे करता है कि जब भी जो आप जैसे जैम, जेली कोई भी खाद्य पदार्थ ले आते हैं तो उसमें थोड़ी सी जगह रहती है ना, थोड़ा वो नीचे रहता है, थोड़ी सी उसमें जगह रहती है, और उस जगह में कौन सी गैस आ जाती है? क्या आ जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। और जो कि वहाँ पर वो और भी कोई मतलब कोई गैस और जो शीत वगैरह
वगैरह होते हैं, जो भी मतलब ये आर्द्र वगैरह होते हैं, उनको वो नहीं आने देता, जिसकी वजह से वह भोज्य पदार्थ को प्रिजर्व करके रखता है। तो खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करने का काम करता है। जैसे कि बॉटल के ऊपरी सतह पे यही गैस आकर जमा हो जाती है। किसमें? बॉटल के ऊपरी सतह पर यही गैस आकर जमा हो जाती है। तो यही गैस क्या होती है कि आकर जमा होती है। जैसे भी कोई खाद्य पदार्थ डिब्बे में होता है, तो जब यही गैस ऊपर आके जमा हो जाती है तो वह खाली स्थान में जगह हो जाती है, और यह गैस जो है जब जमा हो जाती है, जिससे उसमें जीवाणु जो होते हैं वह नहीं आ पाते हैं। जीवाणु या अन्य गैस नहीं आ पाते हैं, जिससे फूड का सेल्फ लाइफ जो है वह बढ़ जाती है, जिससे फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बस इसमें क्या है, एक कमी होती है, इसका यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, इसका यूज़ कि रंगीन पदार्थों के साथ नहीं करते हैं। इसका यूज़ रंगीन पदार्थों के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रंगीन पदार्थों के साथ करेंगे तो ये उनका कलर क्या कर देगा, उनके कलर को वो हल्का कर देगा। जैसे कि आप संतरा, मौसमी, और क्या है कि संतरा, मौसमी, सेब, इन सब चीज़ों का कि करेंगे इसके साथ यूज़, तो ये उनके कलर को क्या करता है, हल्का कर देता है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अब हम लोग देखते हैं सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट की सबसे बड़ी उसकी अच्छाई क्या है कि वह फफूंद को लगने से रोकता है, वह फफूंद को बनने से रोकता है। जैम जेली में इसका यूज़ होता है, किसका, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट यह फफूंद को बनने से रोकता है, फफूंद को बनने से रोकता है। और क्या करता है, किस में यूज होता है, ये जैम जेली में यूज़ होता है। और इसका यूज़ गहरे रंग के फलों में करते हैं, गहरे रंग के फलों में यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, पूरा आज का जो चैप्टर था, आज इतना हम लोगों ने था, उसके बारे में देखा कि खाद्य संरक्षण के बारे में, फूड प्रिजर्व, दो प्रकार से, गैर रासायनिक विधि और रासायनिक विधि के बारे में पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग इससे जुड़ा जो है कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज एक ही दो क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्या कि वनस्पति, देखिए इसको हम लोगों ने कल की क्लास या परसों की क्लास में पढ़ा था। वनस्पति तेलों व घी में विटामिन ए तथा विटामिन डी, वनस्पति तेलों व घी में विटामिन ए तथा विटामिन डी मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया के साथ विटामिन डी मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या सेल्फ लाइफ बोलेंगे, और फूड टेक्नोलॉजी बोलेंगे, या फूड फोर्टिफिकेशन बोलेंगे, क्या सेल्फ लाइफ, दूसरा फूड और टेक्नोलॉजी,
फूड टेक्नोलॉजी और क्या फूड फोर्टिफिकेशन और क्या कोई नहीं। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, वनस्पति तेलों व घी में विटामिन ए तथा विटामिन डी मिलाया जाता है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे कि इस प्रक्रिया को विटामिन ए तथा विटामिन डी मिला रहे हैं, तो देखिए इसकी सेल्फ लाइफ तो कहेंगे नहीं ना। और क्या फूड टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन। और सेम देखिए यही टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, आप क्लास में जाके देखिए, जो हम लोगों ने कल की क्लास नहीं परसों की क्लास हुई है, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिन मनाया जाता है कब। 16 अक्टूबर और 16 सितंबर, 16 नवंबर और क्या 16 दिसंबर। तो इसमें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए 16 अक्टूबर सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक थी। इसके आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम लोग कल करेंगे। आप लोग इसको जो 2-3 दिन की क्लासेस चली हुई हैं उसको देख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और मिलते हैं कल हम लोग नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।